नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. एनीबडी कैन टेल कि सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट, बीइंग सोशल. सोशल काम नहीं किया किसी ने? अंकित आप ही बता दो सोशलिस्ट क्या होगा. मैम जैसे एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना, और काइंड ऑफ. भाई ब्रदरहुड की जो भावना कह देते हैं हम, हमारे इंडियंस में है, दैट इज। यस, सोशल डेमोक्रेसी. सोशल डेमोक्रेसी हम कैसे कह सकते हैं इंडिया में? फॉर एग्जांपल मनरेगा स्कीम चलती है, ठीक है, वो सोशल डेमोक्रेसी का पार्ट है. क्यों? क्योंकि हम उसमें ना बोलते हैं कि आप काम करने आओ, हम आपको पैसे देंगे, जो भी जिसको भी नीड है, पुअर पीपल के लिए है वो. जो अगर कंट्री चाहे तो बोल सकती है कि हाँ जो कमा रहा है वो कमाता रहे, जिसको खाना नहीं मिल रहा उसको ना मिले. बट वी आर सोशलिस्ट कंट्री. हम ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ जो कमा रहा है वो कमाता रहे और जो अमीर है वो अमीर रहे और जो गरीब है वो गरीब ही रहे. That's why our country is socialist. नेक्स्ट विल बी सेक्युलर. सेक्युलर तो पता होगा सबको, ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है. और हमें पता है कि हमारे जो राइट्स हैं, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आपको पता है कि आर्टिकल 25 to 28 राइट टू रिलीजन होता है. हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. हमारा मन है हम हिंदुज्म को फॉलो करें, बुद्धिज्म को फॉलो करें, ये भी हमारा राइट है कि हम किसी चीज को भी ना फॉलो करें. तो दैट इज बीइंग सेक्युलर, हैज बीन एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट. नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक तो पता होगा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. ओके, राइट. यस मैम। ओके. अब इसमें इस पैराग्राफ में आपका एक पीवाईक्यू है. इस पैराग्राफ में आपका पीवाईक्यू कैसे है? हर बार क्वेश्चन आता है यूपीएससी में ये क्वेश्चन, और आई थिंक एचसीएस में एक बार ये क्वेश्चन आया है, हर मतलब कि हर साल के बाद आता है कि इंडिया जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है. क्यों? वो चार ऑप्शंस देता है, उसमें से एक करेक्ट होता है. हमारी कंट्री रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि जो हमारा एग्जीक्यूटिव है ना वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, अगर एग्जीक्यूटिव कुछ भी कर रहा है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर है, वो कुछ भी कर रहे हैं, उनको राज्यसभा और लोकसभा में आंसरेबल होना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आवर कंट्री इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ. ओके, तो ये भी हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है. दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर. अगर कल को प्राइम मिनिस्टर मना कर दे कि हाँ मैं इस चीज का आंसरेबल नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे ना फार्म लॉज हुए थे, वो आंसरेबल नहीं हो रहे थे, मतलब कि हमारे हाउसेज में, कि हम नहीं बताते हमने क्या किया है. तो फिर क्या हुआ? हमने देखा कितने सारे प्रोटेस्ट हुए और आखिर में क्या हुआ, वो फार्म लॉज वापस हो गए. बिकॉज आर कंट्री इज, आर एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू आर लेजिस्लेचर. ओके. नेक्स्ट विल बी इक्वालिटी. ये सारे के सारे आर्टिकल्स हम उसमें पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में कि हमारे यहाँ इक्वालिटी कैसे है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे यहाँ कोई राजा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो आम पर्सन है, अमीर है, गरीब है, सबके सब लोगों के आगे सब इक्वल है. ओके, सो दैट इज द इक्वालिटी. नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी वही ब्रदरहुड, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सब कुछ. ठीक है, इसमें एक आर्टिकल 51A है, वो ये बोलता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है, ये भी हम फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 51A आता है कि आपने वुमेन की मोडेसिटी को प्रोटेक्ट करना है. इसको अंडरलाइन इसलिए कर रखा है बिकॉज आई थिंक इट एज अ पोटेंशियल क्वेश्चन कि वो कल को दे सकता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं है, कि वुमेन को प्रोटेक्ट करना है, वुमेन की मोडेसिटी को प्रोटेक्ट करना है. ओके. एक कुछ सिंपल क्वेश्चंस है, फॉर एग्जांपल वो पूछ सकता है आपसे कि जो ये, एक मिनट, वो आ गया, एक मिनट. हाँ, जैसे कि ये जो जस्टिस है वो कहाँ से लिया गया है, सोशलिज्म कहाँ से लिया गया है, तो ये चीजें. तो आपको ये बता देती हूँ मैं कि ये सोशलिज्म वगैरह कहाँ से लिए गए हैं. जो फ्रेटर्निटी है वो आपकी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है. जो लिबर्टी है वो भी, और इक्वालिटी भी, तीनों की तीनों फ्रेंच से ली गई है, और जस्टिस ली गई है रशिया से. वो आपके वन पेजर में लिखा हुआ है. ठीक है, आगे चले. यस मैम। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल. ये आपका क्वेश्चन पूछा गया किसी पेपर में कि क्या चीज कॉन्स्टिट्यूशन की ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस दिखाती है. एक मतलब हमारे माइंड मेकर्स की, हमारे जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताया, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो ड्रीम्स कौन दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन में? वो प्रियम्बल दिखाता है. वो माइंड मेकर्स का वो बताता है
कि हाँ प्रियम्बल क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है हमें, वो सब कुछ प्रियम्बल दिखाता है, बिकॉज प्रियम्बल इज अ समरी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस कौन दिखाता है, तो उसमें ऑप्शंस थे, फर्स्ट इज प्रियम्बल, सेकंड इज डीपी, सेकंड इज फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज, एंड फोर्थ कुछ भी। तो फिर आप आंसर क्या लिखोगे, प्रियम्बल, कि ड्रीम एंड एस्पिरेशन कौन दिखाता है, प्रियम्बल। नेक्स्ट इज रिपब्लिक, हमारी कंट्री रिपब्लिक है, क्यों, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो भी इलेक्टेड होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड है बट स्टिल ही इज इलेक्टेड, नॉट लाइक ब्रिटेन जहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम है कि राजा का बेटा ही राजा। ठीक है, सो दैट्स वाई वी आर रिपब्लिक। नेक्स्ट इज जस्टिस, हम इसे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि जस्टिस तीन टाइप का होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, राइट। सो मूविंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, ये पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि फ्रेंच होता है, फ्रेंच से लिया गया है। लिबर्टी का मतलब है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आप अपने व्यूज को रख सकते हो, आप अपने एक्सप्रेशन को रख सकते हो, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कैपिटलिज्म पसंद है तो मैं उसको सपोर्ट करूंगी, आपको सोशलिज्म पसंद है तो आप उसे सपोर्ट करो, लेकिन वो किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये लिबर्टी है कि थॉट है आपका, एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका लिबर्टी में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये फ्रेंच से लिया गया। एंड नेक्स्ट इज, इट इज नॉट ऑब्सोल्यूट, आप किसी को अब्यूज कर रहे हो, ये लिबर्टी नहीं है। इसके लिए आप चार्ज भी हो सकते हो, और आपके बहुत सारे सेक्शंस भी बने हुए हैं कि अगर आप वुमेन को कुछ बोलते हैं या गलत बोलते हैं या फिर अब्यूज करते हैं, ये आपकी कोई लिबर्टी में नहीं आता। ओके, नेक्स्ट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी आई थिंक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका ऑलरेडी उन्होंने, हेमा ने स्टार्टिंग में इसका बताया था कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, राइट। उन्होंने ही वो सारा एग्जाम्पल दिया था, इसमें सारा वही लिखा हुआ है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बस इसके केस बता रही हूँ फॉर अ जनरल काइंड ऑफ थिंग कि आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बेरूबारी यूनियन एक केस था 1960 में, उन्होंने बोला था कि जो प्रेम्बल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हमारा पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ना ही हम उसको चेंज कर सके। तो एक बहुत रिग्रेसिव केस था कि हाँ, उन्होंने कहा कि हम प्रेम्बल को बोल रहे हैं कि ड्रीम्स दिखाता है, एस्पिरेशंस दिखाता है, और वो बोल रहे हैं कि नहीं ये पार्ट नहीं है। इसको सही करने के लिए ना केशवानंद भारती केस आया, बहुत फेमस केस है, सबको पता होता है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आया, और उन्होंने बोला कि नहीं, जो प्रियम्बल है वो आपका पार्ट है, आप उसको चेंज भी कर सकते हो लेकिन आप उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। कोई मुझे बता सकता है कि प्रियम्बल कभी चेंज हुआ है? एनीबॉडी? No, ma'am, I think so, but it is amended. यू डोंट थिंक कि अमेंड हुआ है? Yes, it is amended, but change, मतलब I mean to say कोई terms निकाली नहीं गई है इससे, डाली गई नहीं नहीं, अमेंड, आई आई चेंज का मतलब मेरा वही है, अमेंड। तो आप बता सकते हो क्या अमेंड हुआ है? है। The 46th amendment, ma'am, that you ओके, और said क्या earlier. क्या ऐड हुआ था? Secular, democratic, ओके, and integratory. Yes. सेकुलर और Socialist and integratory. एंड, ओके, ठीक है। आप लोग भी जवाब दो, हेमा। Sorry, I missed the question. Ma'am, can you please repeat it? मैंने पूछा कि क्या अमेंड हुआ है प्रेम्बल में, एक ही तो क्वेश्चन है यहाँ से कि प्रेम्बल में क्या अमेंड हुआ है। मैम 42nd अमेंडमेंट से एडिशंस हुई थी, और यस, 44th अमेंडमेंट में भी चेंजेस आए थे, बट दैट वर पॉजिटिव चेंजेस कुछ। हम अभी 40, हमने देखो 42nd पढ़ा है, हम 42nd पे ही बात करते हैं कि 42nd में क्या एडिशंस हुई थी। मैम एक सेकुलर वर्ड ऐड हुआ था, एक सोशलिस्ट वर्ड ऐड हुआ था, एक इंटेग्रिटी वर्ड ऐड हुआ था फोर्टी अभी ना ये सेकेंड चैप्टर, हाँ जी, ये चैप्टर खत्म हो रहा है, इसके बाद मैं आपको पीवाईक्यूज दूंगी, तीन चार पीवाईक्यूज हैं, तीनों एक एक करके सोल्व करेंगे, मैं सोल्व नहीं करूंगी, ओके, ठीक है। जी मैम। ओके, सो ये समझ आ गया कि केशवानंद भारती केस आया था, उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कब अभी तक नहीं पूछा बट इट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। द फर्स्ट इज कि जो प्रियम्बल है वो कोई पावर नहीं है
कि हाँ प्रियम्बल ने कहा कि हम एग्जीक्यूटिव को कोई पावर दे रहे हैं या लेजिस्लेचर की पावर को कम कर रहे हैं. इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ समरी एंड द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज बेसिक स्ट्रक्चर. ओके, तो ये पूछ सकते हैं, वो आपको ये देगा कि प्रियम्बल ना लेजिस्लेचर की पावर को इंक्रीज करता है और एग्जीक्यूटिव की पावर को डिक्रीज करता है. अब जिसने नहीं पढ़ा हुआ कि ये तो कुछ भी नहीं करता तो वो गलत कराएगा. सो इट डजेंट, ये किसी की पावर के बारे में बात नहीं करता. एंड सेकेंड थिंग इज इट इज नॉन जस्टिसिएबल. हम अगर हमारा कुछ भी प्रियम्बल का वायलेट हो रहा है, हम जाके कोर्ट में नहीं बोल सकते कि हमारी प्रियम्बल वैल्यूज वायलेट हो रही है. आप ये बोल सकते हो हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ना कि प्रियम्बल. सो इट इज नॉन जस्टिसिएबल. ओके, ओके. हाँ, अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया. अब आप ये बताओ, आपको पीवाईक्यूज देखना है या वन पेजर देखना है पहले? 1 पेज मैम कि प्लीज. ठीक है, अब ये करने में ना हमने आई थिंक 25 से 30 मिनट लगा दिए चैप्टर करने में. सो थिंग विच कैन आई कैन गिव यू इज दिस इज द लाइक अ गेम चेंजर फॉर यू, क्योंकि ये आपका सिर्फ 5 मिनट का काम है. ठीक है, तो ये क्या है, प्रेम्बल चैप्टर है. सो फर्स्ट इज बोरोड फॉर अमेरिका, अमेंडमेंट 42, 3 वर्ड्स ऐड किए गए. मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग भी सोचोगे कि क्या 3 वर्ड्स थे. नेक्स्ट इज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. ये इसलिए लिखा गया क्योंकि यूपीएससी में एक बार पूछा गया कि लिबर्टी कितने टाइप की लिबर्टीज दी गई हैं. ठीक है, हम जब पेपर करेंगे तब देखेंगे. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से रिस्पॉन्सिबल है. रिपब्लिक कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच से. जस्टिस रशिया से. लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रेंच से. ड्रीम एंड एस्पिरेशंस कौन दिखाता है? प्रेम्बल दिखाता है. नेक्स्ट जो सबसे स्टार्टिंग में हमारा स्टार्ट हुआ था, इज इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो बेरीबारी यूनियन ने कहा कि नो इट इज नॉट अ पार्ट. केशवानंद भारती ने कहा यस इट इज अ पार्ट बट यू कैन अमेंड इट बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर. द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट जो अभी तक नहीं पूछी गई है, दैट इज इट इज अ नॉट सोर्स ऑफ पावर एंड नॉन जस्टिसिएबल. कितना टाइम लगा? आई थिंक लेस देन 1 मिनट. ओके, इसमें से ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके चैप्टर में छूट गई हो. क्लियर है ये? यस मैम. यस मैम. ठीक है, सो अब मैं आपको ना पीवाईक्यूज दिखा रही हूँ थोड़े, कि ये मतलब कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 21 से. ठीक है, एक एक करके जिसका नाम बोल रही हूँ वही है आंसर्स देगा. ओके, क्लियर है? सो फर्स्ट टर्न विल बी हेमा. हेमा आईफोन जो भी ज्वाइन किया हुआ है. नेक्स्ट इज अंकित एंड नेक्स्ट इज देन हेमा बंसल. ओके, जिसकी जिसकी बारी अकॉर्डिंगली वो आंसर्स देगा. सो प्लीज हेमा जो आईफोन से ज्वाइन किए हुए हैं उसका ये एग्जाम, इसका आंसर दो कि इकोनॉमिक जस्टिस एक ऑब्जेक्टिव है, ये किसके अंदर ज्वाइंट है, किसके अंदर बताया गया? ए, बी और सी और डी. ए बोलता है प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स, बी इज प्रियम्बल एंड डीपीएसपी एंड सी इज फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी एंड डी इज नन ऑफ द अबव. शी इज नॉट देयर. शायद वो लाइब्रेरी में है, इसलिए उनको तो स्पीकर. राइट कर दो आप, कोई बात नहीं. ओके. ओके अंकित, आप एग्जाम्पल आप दे दो आंसर. आई थिंक सो इट इज बी मैम. Okay, good. So answer is preamble and the DPSP. इसका ए क्यों नहीं आएगा? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर मतलब दे ग्रांट अस राइट्स, बट वो इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर नहीं कर सकते, बट स्टेट कर सकती है. तो हाँ डीपीएसपी करेक्ट. में जैसे वो गाइडेंस करते हैं कि स्टेट को ये करना चाहिए, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबली अभी तो. गुड गुड. जो फंडामेंटल राइट्स है, वैसे आपको हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो पॉलिटिकल जस्टिस के लिए है, कि आपके कुछ पॉलिटिकल राइट्स जो वायलेट होगी वो पॉलिटिकल चीजों को प्रोटेक्ट करता है. और जो डीपीएसपी और प्रियम्बल होता है वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रोटेक्ट करता है. ओके, ठीक है. ओके मैम. सो नेक्स्ट हेमा बंसल, आप जवाब दो. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिबर्टी ऑफ हम बी, बिलीफ. इकोनॉमिक लिबर्टी. इजी है. ठीक है यस मैम. कि
हमने अपने पेजर में भी डाल रखा है, लाइक लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, सब कुछ है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अंकित, द माइंड मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रेम्बल मैम। ये ठीक है, ये तो आपको इसलिए आते हैं क्योंकि हम प्रेम्बल ही पढ़ रहे हैं, बट वहां पे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्रेम्बल एंड डीपीएसपी में कि कौन सा माइंड मेकर कौन दिखाता है। सो प्रेम्बल माइंड मेकर और ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस को दिखाते हैं। एक कीवर्ड हमने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस भी पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट इज 24। हेमा आप बताओगे? ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा। अंकित आप भी कर सकते हो ये सॉल्व। यस मैम, आई एम ट्राइंग बट इट इज मोर डिफिकल्ट। ओके लेट मी, मतलब मुझे करने दो ये वाला क्वेश्चन। इसमें ना बहुत इजी है, बट इसकी ना लैंग्वेज बहुत मतलब धक्के से घुमा रखी है बस। सो ए पार्ट इज, हम इसको आराम से पढ़ते हैं। कहता है देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। कहता है अगर बहुत सारे लॉज होंगे ना तो फ्रीडम नहीं होगी। इट मीन्स इन्होंने तो इंडिया की ही बेइज्जती कर दी। क्यों? क्योंकि हमारे तो कितने लॉज हैं, लॉज पे एक किताब लिखी हुई है पूरी। तो ये कहना चाहते हैं जिस कंट्री में लॉज होते हैं ना वहाँ फ्रीडम नहीं है। तो आपको फ्रीडम नहीं है इंडिया में? बताओगे? वी हैव मैम। तो दे गलत है। ठीक है। कभी भी ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में आ जाए जो इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत रॉन्ग हो जाए, वो गलती होता है। ठीक है। हम अब बी पढ़ते हैं। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी। ये हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं, कि कहता लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी भी नहीं होगी। एक बार आगे चलते हैं, बहुत ही अजीब स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं आगे भी। अब ये कहता है इफ देयर इज अ लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय पीपल। कौन से लॉज पीपल बनाते हैं? कोई भी नहीं। हमारी कंट्री में लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। कौन? ऑफ कोर्स लेजिस्लेचर। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना कि लिबर्टी होगी तो पीपल लॉ बनाएंगे। नहीं, पीपल कभी लॉ नहीं बना सकते। नेक्स्ट इज इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। कहता है लॉज बार बार चेंज होंगे ना तो लिबर्टी डेंजर में आ जाएगी। मतलब फिर इंडिया की वो कर दी। कितने इंडिया के लॉज चेंज होते हैं? नहीं। हमारी 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में 106 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, और ये कह रहे हैं कि बार बार चेंज करने से ना लिबर्टी डेंजर में आ जाएगी। तो ये भी गलत है। लॉज चेंज होते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम अपडेटेड रहते हैं। ठीक है। सो द आंसर विल बी बी। अगर आपको कुछ कभी समझ ना आए ना तो पहले सारी चीजों को पढ़ो। जब क्वेश्चन बहुत मुश्किल आता है ना तो वो सेंसलेस स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जो ए है, सी है, डी है, सारी की सारी सेंसलेस स्टेटमेंट्स है। जो बी है वही एक सही स्टेटमेंट है कि लॉ नहीं होगा तो लिबर्टी नहीं होगी। ये तो सही कह रहे हैं ना वो। अगर कोई लॉ ही ना हो तो कोई लिबर्टी भी नहीं होगी, पता ही नहीं लगेगा क्या फ्रीडम है। अब हमारी डिफाइंड है ना कि हाँ आपको ये फ्रीडम है। ओके, क्लियर है? ओके। यस। नेक्स्ट 25th सॉल्व करो। ये भी टफ क्वेश्चन है वैसे। अगर आप इसको गलत करते हो डेट्स फाइन। Mom, the answer would be D. गुड। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव यही है। ओके 26। आप दोनों इकट्ठे भी सोल्व कर सकते हो। जो आंसर पहले दे देगा, वैसे ये पहले डिस्कस हो चुका है। 26। ए मैम। क्या चीज? Mom, D. ए और डी। डी। यस डी। डी। ठीक है ना? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सेम लीगल इफेक्ट। नो, इट इज नॉट जस्टिसिएबल। ओके, क्लियर है? यस। 27 करो। Mom, A. डी। ए मैम। यस। सो
अंकित आपने क्या बोला था? मैम बी 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 मैम, इट्स बी, इट्स बी। एक चेंज किया आपने, तो आंसर इज बी। क्लियर है ये? अब आप सोल्व कर पा रहे हो ना? यही क्वेश्चंस आएंगे अगर आपके आएंगे ना, क्योंकि यही आपका बेस है, या तो यूपीएससी के प्रीलिम्स या फिर एचसीएस के प्रीलिम्स। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आज हम यूपीएससी वाले कर रहे हैं, हम एचसीएस वाले भी करेंगे। ओके, ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। श्योर मैम। एक, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट्स दो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हेलो, करें स्टार्ट? अंकित, करें स्टार्ट? प्लीज मैम, प्लीज। ओके, सो आपको अमेंडमेंट के बारे में कुछ पता है? हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो आपको पता है कि अमेंडमेंट क्या होता है, या अमेंडमेंट के यस कितने मैम, आर्टिकल टाइप्स? 368 डील्स विद इट। आर्टिकल 368। ठीक है। और पता है सबकी, लाइक सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? नो मैम, इतना डिटेलिंग में नहीं, आई डोंट नो। ओके, हेमा आपको? मैम सिंपल कुछ भी मेजोरिटी। मैम सिंपल हाँ, मेजोरिटी इज व्हेन 50+1 मैम, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, गुड। कोई ऐसे एग्जांपल देके समझाओ कि क्या होगा सिंपल मेजोरिटी। फॉर एग्जांपल मैम जैसे? मैम इफ देयर आर 110 people sitting in a room ठीक है, and they हाँ, want to pass a bill, ठीक है, then ma'am then half proportion plus one, we need the total amount to pass any bill. ठीक है अंकित, समझ आ गया सिंपल मेजोरिटी? यस। ठीक है, फॉर इन्होंने बोला, सिंपल सी बात है, सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है अगर रूम में 20 बंदे बैठे हैं तो 11 बोल दें कि हाँ ये बिल पास कर दो, तो वो पास हो जाता है। ठीक है, क्लियर ओके। है? और कोई मेजोरिटी पता है आपको, हेमा? Ma'am, absolute majority. Ma'am, बताओ that एब्सोल्यूट। includes two-third of the total members present in the room plus voting. हम नहीं, ये तो स्पेशल हो गई। Ma'am, ma'am, two-third. Uh, there are three. Ma'am, one is simple majority. Second is special majority. Third is special majority plus ratified by half of the states. ठीक है, हम As डिस्कस far आराम as I से। am able to recall. ओके, ओके, ठीक है। तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। फिर हम उसके बाद सारी, एक बार हम प्रोसीजर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मेजोरिटीज कैसे कैसे होती है। ठीक है, क्लियर है? सो स्टार्टिंग फ्रॉम हियर कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है।
लाइक एनी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो रिटन होते हैं, कुछ ऑरली भी होते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन भी और सबसे लेंथीएस्ट भी, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। ठीक है, सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ना ही फ्लेक्सिबल है इतना और ना ही रिजिड है। फ्लेक्सिबल कैसे कि हाँ भाई कोई भी आएगा सारा कुछ सिंपल मेजोरिटी से करके चला जाएगा, और रिजिड कि इतना रिजिड है कि कुछ चेंज ही नहीं कर पा रहे। वो तो हमें दिख रहा है कि रिजिड नहीं है क्योंकि इतनी सारी अमेंडमेंट्स होती हैं। ठीक है, और अभी अंकित ने बताया कि डेट आर्टिकल 368 बत सारा कुछ डील करता है, प्रोसीजर डील करता है कि हाँ, कि हम कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे। ठीक है, अफकोर्स अब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का राइट किसके पास होगा? एग्जीक्यूटिव के पास तो होगा नहीं। अगर एग्जीक्यूटिव के पास होगा तो वो तो हर दिन ही चेंज करते रहेंगे किसी चीज को। सो जो हमारा जो राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का, वो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, ये सबसे फेमस लाइन है जो हर पेपर में आती है, दैट द पार्लियामेंट हैज द राइट टू add, variate, repeal any provision of the constitution in accordance with the procedure laid down for the purpose। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना बेसिक स्ट्रक्चर सोच के कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ी ना कर सकता है, तो इस लाइन को ना गलत कराते हैं। ऐसा नहीं है, ये लाइन कंप्लीटली आपके बेयर एक्ट से चकी हुई है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से चकी हुई है, तो इसको इतना नहीं सोचना होता कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर तो कर नहीं सकता। ठीक है, तो इट्स अ सिंपल, चीजों को सिंपल रखना है, ज्यादा नहीं सोचना। कल को ये स्टेटमेंट आ जाए दैट द पार्लियामेंट can has the power to repeal, add, variate any kind of provision of constitution for the purpose, then this statement will be true। इसका बस एक एक्सेप्शन ये है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकता, डेट हैज बीन सेड इन केशवानंद भारती केस। ओके, अब जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये जो 8 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इस 8 में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, हर बार आता है। एचसीएस 2023 में आया है, यूपीएससी 2024 में भी आया है, यूपीएससी 2023 में भी आया है। ओके, इसको इन 8 पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है और साथ में स्क्रिबल करो इस 8 पॉइंट्स को। ठीक है, सो फर्स्ट इज कि जो ये अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? वो दोनों हाउसेज में हो सकता है, या तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो या लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर लो, बस स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता। कि कोई बोले कि हाँ स्टेट लेजिस्लेचर में ना अमेंडमेंट ऑफ बिल पास कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा मन कर रहा है, नहीं, वो हाउसेज में ही होगा, या राज्यसभा या फिर लोकसभा। एंड सेकेंड इज कि जो बिल है वो कोई भी पास कर सकता है, मिनिस्टर, प्राइवेट मेंबर। ठीक है, और इसको परमिशन, इसको प्रेसिडेंट की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। हमें प्रेसिडेंट से पूछने के लिए कोई जरूरत नहीं होती कि हाँ हम अमेंडमेंट बिल पास करना चाहते हैं तो आप हमें अलाउ करो। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है? यस मैम। ठीक है, फर्स्ट इज कि ये राज्यसभा या लोकसभा में होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है, मिनिस्टर भी कर सकता है, और इसके लिए प्रेसिडेंट की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट मेंबर बिल कर सकता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि प्राइवेट मेंबर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दे सकता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, कहता है कि जो बिल है ना वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है कि टोटल मेंबरशिप, मान लो हाउस है वो, उसमें टोटल मेंबरशिप कितनी है? 500। वैसे एक्चुअल में तो हमारे लोकसभा की 545 है, उसका 2/3 होना चाहिए। ठीक है, अंकित समझ आ रहा है ना? क्योंकि आप लोगों को मेजोरिटी नहीं आती इसलिए आराम से समझा रही हूँ कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक रूम में 545 मेंबर्स है तो उसका 2/3, नॉट लेस देन 2/3 आपकी स्पेशल मेजोरिटी होगी। ठीक है, ओके, यस मैम। क्लियर? या तो 2/3 होने चाहिए या फिर 50% होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो अगर आपके 540 बंदे हैं, ठीक है, इसका 2/3 कर दो, जो भी आंसर आएगा वो, या फिर 540 का हाफ। ठीक है, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा ना, और जो उसको पास कर देंगे, तो आपका बिल पास हो जाएगा। क्लियर है? बाकी वन यस पेजर मैम। में सारी मेजोरिटी समझाई गई है और न्यूमेरिकल्स के साथ समझाई गई है। ठीक है, हम उसमें देखेंगे आराम से। अभी सिर्फ इतना सोचो कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस एब्सोल्यूट दोनों लगती है एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास करने के लिए। स्पेशल का मतलब 2/3 ऑफ द प्रेजेंट, कि जितने प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरे वाली एब्सोल्यूट का मतलब 50% ऑफ द टोटल। दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि जो प्रेजेंट वाला का मतलब क्या है कि जो बैठे हैं, अभी बैठे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 125 बच्चे हैं बट आए तो 100 ही है ना, तो वो 2/3 है जो प्रेजेंट वाले हैं। और अगर 125 में देखना है तो 50%। ठीक है, नहीं ओके समझ आया मैम। दोबारा कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस मैम।
एंड नेक्स्ट इज कि जो ये कोई भी बिल पास हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में से, तो हर हाउस को ना अपना अपना सेपरेट बिल पास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मान लो राज्यसभा में बिल पास नहीं हुआ तो हम लोकसभा और राज्यसभा की ना ज्वाइंट सिटिंग करा देंगे। ये फेवरेट क्वेश्चन है, वो बोलते हैं एग्जाम में कि जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, अगर अमेंडमेंट का कोई भी बिल पास होता है तो हम ज्वाइंट सिटिंग करा देंगे। नहीं, ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी अगर आपका बिल पास नहीं होता, आपको सेपरेट पास करना पड़ेगा। ओके। और ये क्या है जो फिफ्थ पॉइंट है, हम आगे बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे कि क्या ये फिफ्थ पॉइंट कैसे लागू होता है। कि फॉर एग्जांपल आपको ना कुछ ऐसी अमेंडमेंट बिल पास करनी है जिससे स्टेट भी इफेक्ट होते हैं, ठीक है। मान लो कि मुझे कुछ ऐसा पास करना है जिसकी वजह से स्टेट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो मुझे कैसी मेजोरिटी चाहिए? मुझे ऐसी मेजोरिटी चाहिए, एक तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जो हम थर्ड पॉइंट में पढ़ के आए, ठीक है, कि स्पेशल मेजोरिटी पास होनी चाहिए दोनों हाउसेस में। और मुझे क्या चाहिए कि हाफ ऑफ स्टेट्स, मतलब अगर हमारे 28 स्टेट्स हैं तो आधे स्टेट्स उस बिल को पास करें सिंपल मेजोरिटी से, कि 50% उनके हाउस में। क्लियर? यस मैम। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ आ गई ना कैसे कि अगर कोई भी बिल स्टेट को अफेक्ट कर रहा है या फिर फेडरलिज्म को अफेक्ट कर रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल कोई दे सकता है? कोई ऐसा बिल पास हुआ हो, 2017 में पास हुआ था, कोई बता सकता है? 2017 में बिल पास हुआ था बिजनेस को थोड़ा एज ईज करने के लिए, जिसकी बात अभी तक किसी, जीएसटी। हाँ जीएसटी। क्यों? क्योंकि जीएसटी में ना स्टेट के सारे टैक्सेस सब्ज्यूम हो गए थे। तो जब जीएसटी पास हुआ ना, तो मोदी गवर्नमेंट को कहा गया कि ये जो बिल है ना वो हाफ उधर से भी पास करो स्टेट से, ताकि बाद में फिर दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि जो स्टेट्स थे वो तो लिकर के ऊपर टैक्स, अभी भी लिकर के ऊपर स्टेट ही टैक्स लगाता है। बहुत सारी टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी थी, बहुत सारी ड्यूटी थी, लेकिन स्टेट्स फिर मान गए। क्यों? क्योंकि सरकारी मेजोरिटी में थी सारी की सारी, हर जगह बीजेपी थी, इसलिए पास हो गया। लेकिन जो जीएसटी का बिल, जो भी माइंड मेकिंग थी, वो मनमोहन सिंह की थी। वो कभी भी इस चीज को पास नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये फेडरल कैरेक्टर को बिल्कुल इफेक्ट करता था, तो उनका कोई साथ नहीं देता था, क्योंकि गवर्नमेंट कोलिशन की थी। ठीक है, क्लियर है? ओके। यस मैम। सिक्स पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जो बिल है ना, ये तो सबको पता है कि बिल पास हो गया तो प्रेसिडेंट ने असेंट देना है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट का यहाँ पे दबाव पड़ता है, प्रेसिडेंट ना नहीं कर सकता, ना ही उस बिल को वापस भेज सकता है, उसको हाँ ही करना है, उसके पास कोई चारा नहीं है। ही हैज टू साइन दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये कौन से एक्ट में आया था? 24th अमेंडमेंट एक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि 24th, क्योंकि ना हमें कहा जाता है कि हमें अमेंडमेंट्स ना 85 से 100 तक या फिर 106 तक करनी है, लेकिन बीच में बहुत अमेंडमेंट्स है जो हमें याद करनी है। ये अपनी कॉपी में लिख लो कि जो 24th अमेंडमेंट है वो क्या कहती है कि जो प्रेसिडेंट है उसको अब बिल पास करना ही करना है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास कोई भी वो नहीं है कि हाँ मैं वापस भेज देता हूँ या मैं ना कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, कि टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, हमें पता ही है, ठीक है। हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिपील, ऐड, वेरिएट एनीथिंग, ठीक है वही। लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते, जो किसमें कहा गया था? केशवानंद भारती केस में, ठीक है। ये लिखा हुआ केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते। क्लियर? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। वेट मिनट, हम टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज पढ़ेंगे अब, ठीक है। जो मतलब अभी आपने कहा कि क्या होती हैं, हम वो पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज क्या है। सो आपकी तीन टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज है। सो फर्स्ट वन इज सिंपल मेजोरिटी, सेकंड इज स्पेशल मेजोरिटी, एंड थर्ड वन इज जो उन्होंने बताई थी हेमा ने, कि हम स्टेट से भी पूछेंगे कि कैसे, मतलब कि हम अमेंड करें या नहीं करें। अंकित आप बताओगे हम स्टेट से कब पूछेंगे? जब मैम, सॉरी मैम, आई कांट रिकॉल इट। कोशिश तो करो, अभी आपने जीएसटी बोला था कि मैंने जीएसटी एग्जांपल दिया था, जब वो पूरे फेडरल नेचर को वो इफेक्ट कर रहा हो तब। तो हम स्टेट से भी पूछेंगे। तो स्टेट कितना चाहिए हमें? स्टेट का लाइक कितना मेजोरिटी चाहिए? सिंपल मेजोरिटी मैम। ठीक है, नहीं मतलब अगर 28 स्टेट है, कितने स्टेट तो हाँ कर दे तो हम पास कर देंगे? 14 मैम, 14।
ठीक है, तो हाफ ऑफ स्टेट्स अगर हाँ कर दे तो हम उस बिल को पास कर देंगे। ठीक है, यस मैम। क्लियर है। तो अब हम काइंड्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ रहे हैं कि कितने काइंड्स ऑफ मेजोरिटी होती है। सो फर्स्ट इज एब्सोल्यूट, सेकंड इज सिंपल, थर्ड इज इफेक्टिव एंड फोर्थ इज स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के भी टू टाइप्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है। यस मैम। ठीक है, सो एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या कहती है कि आपके हाउस में कितने टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है, उसका 50% प्लस वन। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाउस में लाइक 545 मेंबर्स होते हैं लोकसभा में। अगर 273 मेंबर्स बोल दें कि हाँ ये बिल पास कर दो, तो आप उसे पास कर दोगे। इट इज लाइक 50% प्लस वन। ओके, ओके मैम। ठीक है। और सिंपल तो पता ही है, अगर मान लो अभी बताया था कि 20 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और उसमें से आधे प्लस वन बोल दे कि मतलब पास कर दो, तो हम पास कर देंगे। मान लो अगर 20 बच्चे बैठे हैं, अगर 11 बच्चे बोल दे कि पास कर दो, तो हम पास कर देंगे। डेट इज सिंपल मेजोरिटी। तो आप बता सकते हो एब्सोल्यूट और सिंपल में फर्क क्या है? मैम एब्सोल्यूट स्टैंड्स फॉर जितने प्रेजेंट मेंबर्स हैं नहीं, उसमें एब्सोल्यूट से। स्टैंड फॉर जितने टोटल मेंबर्स हैं। ओके, यस, टोटल मेंबर्स। बट ठीक है, अब सिंपल टोटल, स्टैंड्स फॉर जितने प्रेजेंट हैं उसमें से। हाँ, उसमें से दोनों 50-50 हैं, बट एब्सोल्यूट बोलते हैं जितने टोटल है और सिंपल बोलते हैं कितने प्रेजेंट है। अब इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट ही है। जितने मतलब टोटल होती है ना सीटें, उसका 50, लेकिन हमें उन सीटों को माइनस करना है जो वैकेंट है, मतलब जहां कोई बैठा नहीं है, मतलब जहां का कोई मिनिस्टर किसी की डेथ हो गई है या किसी का रेजिग्नेशन हो गया है, तो वो हम उसमें से वैकेंसीज को माइनस कर देते हैं बस। दोनों में कोई फर्क नहीं। फॉर एग्जाम्पल 545 होती है लोकसभा की सीट, ठीक है, और जो 5 मेंबर्स हैं वो वैकेंट है। किसी का मतलब कहीं बाय इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं इलेक्शंस नहीं हो पाए, कहीं प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, कहीं कुछ भी है, तो कितने हो गए 540 टोटल। तो फिर 270 क्या हो जाएगा आपका? आपका मतलब 270 मेंबर्स अगर कह देंगे तो इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाएगी। इफेक्टिव ओके। मेजोरिटी स्पीकर की टाइम लगती है, हम पढ़ेंगे कि स्पीकर की टाइम कैसे लगती है, कि स्पीकर को रिमूव करने में लगती है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। पक्का? यस यस। ठीक है, सो एंड द लास्ट वन इज स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी दो टाइप की होती है। एक होती है कि मान लो कि आपके 240 लोग बैठे हैं, ठीक है, उसका 2/3 आ जाए 160, तो आप मतलब कि पास हो गया। इतना ही सिंपल। कि जैसे हमने सिंपल मेजोरिटी पास की थी ना, उसका 50% ऑफ प्रेजेंट था, और स्पेशल में क्या होता है 2/3। क्लियर? मान लो 240 का 2/3 160, तो आपका बिल पास हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट मेंबर्स में होती है मैम? हाँ जी, ये लिखा हुआ प्रेजेंट मेंबर्स, ओके। बस 2/3 होता है। क्लियर? यस मैम। आप मुझे बताओगे ये इससे हम जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, वो हम इससे पास करते हैं, इस वाली यस मेजोरिटी से? मैम, विद द स्पेशल, यस। वही मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। हम इससे पास नहीं करते, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है? मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, हम किससे पास करते हैं? बी वाले से। एक तो मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट प्लस एब्सोल्यूट, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा ना उससे पास होगा। क्लियर? समझ में आया? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल, क्या? जो मैं आपको समझाती हूँ, एक मिनट, कि मान लो ये 240 मेंबर्स हैं, ठीक है, इसमें 160 आया, एक तो 160 हो गया, ठीक है, 160 बंदों ने या तो पास कर दिया हो, या 273। एब्सोल्यूट भी देखना होता है इसमें, दोनों देखना होता है। जो दोनों में से ज्यादा होगा ना उससे पास होगा बिल। ओके मैम। ठीक है, और जो ये वाली है, ये सिर्फ दो जगह अप्लाई होती है, एक 312 और एक 249। ये आर्टिकल्स पता है क्या है? जो 312 है वो ये कहता है कि हमें कोई सिविल सर्विसेज क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल, जुडिशियल सिविल सर्विसेज के बारे में बहुत कहते हैं कि इंडियन जुडिशियल सर्विसेज क्रिएट कर दो। वो जब ये पास होगा ना, ऐसे पास होगा तब बनेगा, या फिर कोई ऑल इंडिया सर्विस बनानी हो तो वो ऐसे बनती है। ठीक है, और 249 हम आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा ओवरवेलम हो जाएगा, वरना हम सिर्फ 312 आपको इसलिए बताया क्योंकि जिस चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसमें कोई भी चेंजेस, बिग चेंजेस लाने हैं, तो वो बिल पास करके ही होंगे, और वो ऐसे बिल पास होगा। क्लियर है? यस मैम। अब आप मुझे ये बताओ कि आर्टिकल 368 के अंदर कौन सी मेजोरिटी आती है? एक ही मेजोरिटी आती है इनमें से, कौन सी आती है? तो इफेक्टिव।
नहीं नहीं, इफेक्टिव तो बहुत ही The इजी है। absolute majority ratified by 2/3 of the states. नहीं, इसमें से बताया जो आपको दिख रहा है ना, इसमें से वो स्टेट्स वाला तो मैंने इसमें लिखा ही नहीं हुआ अभी। आप सही बोल रहे हो, वो भी आर्टिकल 368 ही है, बट मेजरली आर्टिकल 368 किसके बारे में बात करते हैं? इन मेजोरिटीज में से ही एक मेजोरिटी है, जो सबसे ज्यादा रिजिड है उसको चक लो। स्पेशल में। हाँ, स्पेशल का ये वाला पार्ट, कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ओके, ओके मैम। क्लियर है? बी यस पार्ट, मैम। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हो दोबारा। मैम बस एक बार स्पेशल वाला रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखो, ये वाला समझ आ गया, स्पेशल वाला ए पार्ट। यस मैम। कुछ नहीं है बी पार्ट में, बी पार्ट में भी वही है, स्पेशल मेजोरिटी ही है, बस हमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी देखनी पड़ती है, दोनों देखना पड़ता है, बस दोनों में और कोई ओके। फर्क नहीं। ये एब्सोल्यूट ऊपर समझा रखा है, और कोई ठीक फर्क है। नहीं है दोनों। ठीक है, इतना डीप जाने की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ इतना ही पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल है वो किससे पास होगा, तो आपने आंसर देना स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, वो ओके। क्वेश्चन एक ये पूछता है कि अगर फेडरल करेक्टर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपको स्टेट से भी पूछना पड़ेगा। मैंने बोला स्टेट से पूछना पड़ेगा, हाफ ऑफ स्टेट्स को जवाब देना पड़ेगा, किस मेजोरिटी से? हेमा, आप बताओगे किस मेजोरिटी से? Ma'am, can you please repeat the question? मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर फेडरल करेक्टर को हमें अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, तो हमें कौन सी मेजोरिटी लगेगी? I think federal character can't be amended. आई नो कि फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, बट इट कैन, मतलब फेडरल 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 करेक्टर का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम कुछ ऐसा अमेंड कर रहे हैं जिसमें स्टेट के भी इंटरेस्ट है, ठीक है, स्टेट के अगर इंटरेस्ट है तो हमें स्टेट को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। Yes, ma'am. Like, तो आप बताओ किस मेजोरिटी से होगा? ma'am, absolute majority plus ratified by the state. नहीं, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स रेटिफाइड। ठीक है, आप जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोल रहे हो ना, वो कहीं पे भी नहीं है, वो स्पेशल मेजोरिटी के अंदर ही है बस, कि स्पेशल मेजोरिटी का मतलब यही होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड 50% ऑफ प्रेजेंट। समझ रहे हो? Ma'am. समझ रहे हो? अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं दोबारा करा दूंगी। यस मैम समझ आ गया। ठीक है, अगर फेडरल करेक्टर इफेक्ट होता है तो आप स्पेशल मेजोरिटी पास करेंगे दोनों हाउसेज में, राज्यसभा एंड लोकसभा, और उसके बाद आप स्टेट से पूछेंगे, जो हाफ ऑफ द स्टेट्स को अपना सिंपल मेजोरिटी पास करके उनको बताना पड़ेगा कि हाँ हम एग्री करते हैं आपके बिल से। ठीक है, अगर आपका ये बेसिक क्लियर होगा तभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि मेजोरिटीज कौन कौन सी हैं। हेमा, अगर आपको नहीं समझ आया कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है या फिर क्या समझाया गया, मैं रिपीट कर दूंगी तभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर है? ठीक है, जी। समझ आ गया ना? एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहाँ होती है, कैसे लगती है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, और स्पेशल मेजोरिटी दो टाइप की होती है। एक जिसमें सिर्फ हमें नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट ही देखना होता है, एक जिसमें हमें एब्सोल्यूट भी देखना होता है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट भी देखना होता है। क्लियर? जो जो हेमा, जब आप आंसर देते हो ना, आप हमेशा एब्सोल्यूट देते हो, लेकिन जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है ना, वो कहीं भी डायरेक्ट यूज नहीं होती, उसको सिर्फ साथ में रखा जाता है स्पेशल मेजोरिटी के। क्लियर? अब आपको क्लियर हुआ कि एब्सोल्यूट कहाँ यूज हो रहा है? जी मैम। ठीक है, अब फिर हम चैप्टर स्टार्ट करें। बताओ, करें ना स्टार्ट? यस मैम। यस 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 प्लीज मैम। से पहले एक पीवाईक्यू ट्राई करने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कर ली हैं एक बार। एक मिनट देखने दो कि कहाँ है ये। टीपीएसपी, आप दोनों में से ये 60th क्वेश्चन करोगे?
ये बहुत टफ क्वेश्चन है, अगर मतलब अब आपको इजी लगना चाहिए वैसे। मैम इट्स बी। आप मुझे बताओगे, मतलब अच्छे से समझाओ, लाइक पढ़ के। अंकित, आपसे हो गया? नहीं मैम, आई एम ट्राइंग। रीमा, आप बताओगे कैसे आपने बी करा? हेलो। यस मैम। बताओ कैसे करा ना। मैम कैन यू प्लीज। मैम मैम शेयर फर्स्ट कर दी मैम हमें बात। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को रिकमेंड करने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए। हाँ, तो हमें मैम ये ये तो ऑप्शन ही गलत हो गई। डिस्कार्ड होगी। वैसे ही जैसे ही ये ऑप्शन डिस्कार्ड होती है, आंसर सीधा ही आ जाता है, वन काटते हाँ ही। जी मैम। ठीक है? जी मैम। लेकिन फिर भी आप बताओ 2 और 3। मैम कोई भी बिल पास होता है तो वो दोनों हाउसेस को पास करना जरूरी है। एंड यू हैव टोल्ड दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग एज सच। ठीक है। हम्म। मैम तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। मैम कोई भी बिल तब पास होता है जब प्रेसिडेंट का उस पे साइन होता है। तो मैम ठीक है। देयर इज प्रोविजन की हाँ कहीं पे बात प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट कैन होल्ड द बिल बट एट द एंड ही हैज टू पास दैट। उसके पास अच्छा 14 अगर डेज को की प्रोविजन होती है कई बिल्स को रखने की। बट एट द हम्म एंड इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर हिम टू साइन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन ही कैन सेंड बैक द बिल टू द लोकसभा और राज्यसभा, तो वो सही हो जाएगा? Ma'am, he can send the bill for the reconsideration, but after that, if the bill comes again before the President of India, he has to sign it. मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलती हूँ। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज presented to the president of India, he can send it for its recommendation, तो वो सही है या गलत मैम सही है वो भी है? रिकंसिडरेशन के नहीं, लिए भेज सकता है। नहीं, 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 हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही पढ़ी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ना, वो वापस नहीं जा सकता। ना ही मतलब उसको हम ना कर सकते, वो हाँ ही करना पड़ेगा। जो आप बोल रहे हो ना, 14 डेज का प्रोविजन है, हम ना कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, वो ऑर्डिनरी बिल्स पे है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अगर आ गया ना प्रेसिडेंट के पास, तो उसको हाँ करना है, वो कुछ नहीं कर सकता उसके बाद। ठीक है? ये जो है ना 24th अमेंडमेंट के साथ आया है ये चीज। जो आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, लेकिन वो ऑर्डिनरी बिल्स के साथ है। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में वो कुछ भी नहीं कर सकता, ही जस्ट हैव्स टू से यस। ठीक है? इसमें सबसे अपर हैंड लेजिस्लेचर का होता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है, यू हैव टू साइन इट। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है अभी, वुमेन रिजर्वेशन में कितने सारे चेंजेस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेसिडेंट ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं साइन नहीं करता, ही शी हैज टू साइन इट। ओके? इसे याद रखना है ये चीज। क्लियर है? जी मैम। ठीक है। अंकित, आपको ये समझ आ गया 60th क्वेश्चन? यस मैम। मूविंग टू 61st। 61st भी ट्राई करो, हो गया ये भी। मैम बी, इट इज बी। मैम ए। दोनों ही दोबारा पढ़ो। चलो पहले ए पे बात करते हैं, हेमा। आप बोल रहे हो कि ए सही है, तो हम सिर्फ लोकसभा में ही बिल मतलब कि इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? मैम राज्यसभा उन्होंने कैन कैन बी इनिशिएटेड बाय मतलब दोनों में ही हो सकता है किसी में भी जा सकता है पहले ऐसे कुछ भी नहीं नहीं है। हाँ, यू आर राइट कि उन्होंने लिखा है, ध्यान से पढ़ो। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन लोकसभा ओनली। ये ओनली। कहता है कि लोग, हाँ, नो। कहते हैं लोकसभा में हो सकता है बस। नहीं नहीं मैम दोनों हाउसेस में ही हो सकता है। तो फिर क्या आंसर आएगा? मैम नाइदर वन और नॉट टू डी। डी, अब इट्स सेकंड डी, वाले पे यस।
हाँ अंकित ने, For आपने all क्यों the बोला states. कि, हाँ यही Well, it मैं is बोल रही हूँ written that कि all the states. आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे इन बिटवीन, आपने ओनली पढ़ा, आपने ओनली नहीं पढ़ा, ठीक है। इन सच एन अमेंडमेंट अगर वो फेडरल करेक्टर को अफेक्ट करता है तो हमें रेटिफाई करना पड़ेगा ऑल द स्टेट्स से। ऑल द स्टेट्स है, half of the बताओ। No, ma'am, states. it's half of the हाफ ऑफ states. द स्टेट्स, और स्टेट्स को किस मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा? Simple majority. क्लियर है ये? Yes, ma'am. ठीक है, अब आपने ये 2 क्वेश्चंस कर लिए। जो ये वाला क्वेश्चन है बहुत टफ क्वेश्चन था, सो गुड अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको उसकी नॉलेज है, लेकिन मतलब आप उसको मिस आउट कर रहे हो चीजों को, लाइक ओनली नहीं पढ़ा आपने और किसी ने ओनली नहीं पढ़ा। जो दोनों पढ़ाएगा उसका आंसर ठीक हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट है। अब हमें सिर्फ क्रैमिंग वाली चीजें और कुछ नहीं। अगर आपको समझ आ गया कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, हाफ ऑफ स्टेट्स वाली मेजोरिटी क्या होता है, ठीक है, चले आगे फिर। Yes, ma'am. हम्म तो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन 3 वे से अमेंड हो सकता है। एक तो मेजोरिटी ऑफ सिंपल मेजोरिटी जो कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट वही वाली 2/3 ऑफ प्रेजेंट प्लस एब्सोल्यूट, ठीक है। ये मॉडरेट है, ना ही फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है। सबसे ज्यादा रिजिड कौन सी है? रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर, कि पहले तो लोकसभा राज्यसभा में पास करो स्पेशल मेजोरिटी और एब्सोल्यूट मेजोरिटी देख के, और फिर स्टेट से भी पूछो। सबसे ज्यादा रिजिड है ये, ठीक है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इनका कि वो ना आपको पूछेंगे। वो कैसे पूछेंगे? फॉर एग्जांपल वो देंगे डिलिमिटेशन, ठीक है, और वो आगे देंगे कि बताओ ये कौन सी मेजोरिटी से होता है। फिर वो देंगे सेकंड शेड्यूल, कौन सी मेजोरिटी से होता है। वो देंगे फेडरल करेक्टर, इस मेजोरिटी से होते हैं। आपने टिक करना है कि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग के लिए बोल सकता है कि इसको मैच करो, या वो बोल सकता है कि कौन सा कॉलम सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। अगर आप सिंपल मेजोरिटी की बात करो ना, सब कुछ सिंपल मेजोरिटी से होता है। आपको कोई नया स्टेट बनाना है, कोई ऑल्टर करना है, काउंसिल बनानी है स्टेट की, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, मतलब जैसे है ना उसमें बिहार में शायद 2 हाउसेज है, मतलब स्टेट लेवल पे भी अगर आपको किसी का वो हाउस बनाना है तो भी आप सिंपल मेजोरिटी से करोगे। कोरम देखना है, सैलरीज को चेंज करना है, सब कुछ सिंपल मेजोरिटी से है। अब आप ये कहोगे कि हम इतना याद कैसे करें, ठीक है। तो मैं इसको कैसे याद करती थी? मैं सिंपल कभी याद नहीं करती थी क्योंकि बहुत ज्यादा है, देखो 18 चीजें हैं, हम कितनों को याद करेंगे। तो मैंने स्पेशल लर्न कर ली। एक तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, वो स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, ठीक है। स्पेशल, और जिसमें हम एब्सोल्यूट भी देखते हैं। ये एब्सोल्यूट इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हेमा आप इसमें कंफ्यूज रहते हो कि स्पेशल मेजोरिटी में क्या क्या है। तो हम नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट प्लस 50% ऑफ टोटल मेजोरिटी भी हम देखते हैं। क्लियर है? इज इट Yes, ma'am. क्लियर? ठीक है, Yes. तो स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होता है। और जो दूसरी वाली स्पेशल मेजोरिटी है जिसमें हमें स्टेट्स के कंसेंट लेना होता है, ये 8 पॉइंट है। आठों के आठों याद होने चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कि 8 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि हमें कौन से उसमें हमें परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट्स की। हम वो पॉइंट्स देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ये रहे वो पॉइंट्स, ये आपके ये पॉइंट्स है जिसमें हमें स्टेट के हाफ ऑफ स्टेट से पूछना पड़ता है। फर्स्ट इज इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर। अगर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन चेंज करना है या फिर उसका मेथड चेंज करना है तो आपको स्टेट से भी पूछना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको यूनियन या स्टेट की कोई पावर को चेंज करना है तो भी देखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कुछ चेंज करना है तो भी देखना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, मतलब 7th शेड्यूल में अगर कुछ चेंज करना है। 7th शेड्यूल क्या होता है? लेजिस्लेटिव पावर सब्जेक्ट्स की जो होती हैं, कि ये यूनियन लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है, ये कंकरेंट लिस्ट है, उसमें अगर आपको चेंजेस लाने हैं तो भी आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा। जीएसटी हम डिस्कस कर सकते हैं ना, करा था हमने जीएसटी। जीएसटी में कोई भी चेंजेस लाने हैं अगर आपने तो आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। अगर स्टेट को कोई पार्लियामेंट में चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल अभी ना बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि जो सदर्न स्टेट्स है ना उनकी सीटों को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, पता नहीं। जो मतलब कि राज्यसभा की सीट्स में या फिर लोकसभा की सीट्स में, तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है साउथ में कि हाँ मतलब हमने इतना काम किया पॉपुलेशन के लिए, हम इनकम भी बढ़ा रहे हैं, फिर भी तुम हमारी सीट्स को कम कर रहे हो। तो हमें उनका कंसिडरेशन भी लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? Yes, ma'am.
ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है, अगर आपको आर्टिकल 368 में कोई चेंजेस लाने हैं तो भी स्टेट से पूछना पड़ेगा। तो ये 8 चीजें हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए कि इलेक्शन टू प्रेसिडेंट, मैनर, स्टेट की कोई पावर को चेंज किया जा रहा है, स्टेट का कोई लेजिस्लेटिव पावर्स को चेंज किया जा रहा है, जीएसटी या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट। अगर आपको आर्टिकल 368 में भी कोई चेंज लाना है तो उसमें भी आपको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर? यस इसमें मैम। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। आगे जो है ना वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रही। ये सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ मेंस में क्या क्रिटिसिज्म है, इसलिए हम इस पे नहीं जा रहे। हम वन पेजर पे चलते हैं। ठीक है, इसका वन पेजर ये रहा। अब जो आपने इतनी बड़ी बड़ी चीजें पढ़ी है ना वो सिर्फ इसमें लिखी हुई है। ठीक है, हम इसको फटाफट से 1 मिनट में कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी के लिए भी जाना जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी जाना जाता है। रिजिडिटी यूएस को रिप्रेजेंट करती है कि हाँ भी यूएस की तरह रिजिड रहना है। फ्लेक्सिबिलिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? ब्रिटेन की तरह। किस आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 368। जब मैंने यूपीएससी दिया था तब उसमें ना पार्ट पूछा था उन्होंने कि पार्ट ना 20 बताओ क्या है। ठीक है, तब पार्ट्स आई थिंक कि जो आपका अगर पेपर बहुत मुश्किल आ जाए ना तो वो पार्ट जरूर पूछेंगे कि पार्ट 20 बताओ क्या है। हम करेंगे इसको। अब आपको पार्ट 20 आ गया ना कि पार्ट 20 क्या है। पार्ट 20 क्या है? आर्टिकल 368 जो कि ये बताता है कि अमेंडमेंट कैसे होगी। ठीक है, वही लाइन लिखी हुई है जो पेपर्स में पूछते हैं। The parliament can repeal, amend, add, or variate any kind of thing, but not the basic structure. Procedure. Not in state legislature में नहीं कर सकते. Can be introduced by private minister, but not any permission. किसकी permission required नहीं होती अंकित? ऑफ द स्पीकर मैम। Of the प्रेसिडेंट। सॉरी, president. प्रेसिडेंट प्लीज। अभी तो पीवाईक्यू किया आपने कि हमें प्रेसिडेंट की स्पीकर रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, फिर हमें स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है। ये हिमा आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, डेट नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स, ये स्पेशल मेजोरिटी होती है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। फेडरल अगर करेक्टर है तो हाफ ऑफ स्टेट से भी आप पूछोगे, जो कि किससे पास करेंगे? सिंपल मेजोरिटी से। और जो आपने गलत किया था हेमा क्वेश्चन पीवाईक्यू में कि हाँ वो वापस भेजेगा, नहीं, प्रेसिडेंट हैज टू साइन बिकॉज ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी मेजोरिटीज लिखी हुई हैं, इसलिए मेजोरिटी के लिए आपके लिए पेज है जिसके साथ कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं कि कैसे एब्सोल्यूट होती है, सिंपल, इफेक्टिव, स्पेशल एंड दी स्पेशल में 2 टाइप, जिसमें हमें सिर्फ 2/3 वाला देखना होता है और एक जिसमें हमें 2/3 प्लस एब्सोल्यूट दोनों देखना होता है। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? नो। एनी प्रॉब्लम हेमा? नो मैम। चले कोई प्रॉब्लम है आपको? क्लियर है ना? यस मैम, प्लीज गो अहेड। ठीक है, अब आपका ना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो ना, जैसे हमने पढ़ा कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे आया, वो बस एक स्टोरी लाइन है कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे आया। उसमें से क्वेश्चन आना की एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। ठीक है, लेकिन उस चैप्टर का नाम बता देती हूँ आपको कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। पहले आज हमने 2 चैप्टर कर लिए, प्रिएम्बल और अमेंडमेंट कैसे होता है, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कि बेसिक स्ट्रक्चर तक हम कैसे पहुंचे। ये चैप्टर हम नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रही? क्योंकि इसमें से मतलब कि एमसीक्यूज बनना बहुत लाइक टफ है। लेकिन मैं आपको बस एक स्टोरी लाइन बताऊंगी 1 पेजर के थ्रू, वही बहुत है कि अगर आप उतना ही कर लो, पता होना चाहिए हमें कि हम केशवानंद भारती केस तक कैसे पहुंचे। ठीक है, बस हम 1 पेजर करेंगे उसका। बस यही है, ये 1 पेजर 5 ही पॉइंट्स है। ठीक है, सो बेसिक स्ट्रक्चर बताता है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचे। देखो एक केस हुआ था शंकरी प्रसाद केस। ठीक है, उसमें ना राइट टू प्रॉपर्टी चैलेंज हो गया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो ना फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हमें गरीबों में लैंड बांटनी है। ठीक है, अब सब कईयों के पास 500 एकड़ जमीन थी, कईयों के पास कुछ नहीं था, तो गवर्नमेंट ने कहा हम सबको बांट देंगे, सबको इक्वल रखेंगे, कोई राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। पहले ये आर्टिकल 19 के अंदर था, तो ये चैलेंज हो गया। ठीक है, तो फिर पार्लियामेंट ने क्या किया? फर्स्ट अमेंडमेंट पास कर दिया कि हाँ यार नहीं, प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं होगी, हम उसमें थोड़े चेंजेस लाते हैं कि हाँ गवर्नमेंट डीपीएसपी पूरा करने के लिए किसी की जमीन को ले सकती है कंपनसेशन देगी। ठीक है,
तो ये केस हुआ, लेकिन इस केस को ना चैलेंज कर दिया गोलकनाथ में। तो गोलकनाथ केस बहुत रिग्रेसिव केस है, उन्होंने बोला कि नहीं आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी चीज आप चेंज नहीं करोगे, ये सब कुछ फंडामेंटल राइट है, और आप किसी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ठीक है, तो फिर ये तो बहुत गलत हो गया, फिर हम कैसे सोशलिज्म को पूरा करेंगे। सो थर्ड में पार्लियामेंट ने क्या किया, 24th अमेंडमेंट पास किया। 24th अमेंडमेंट में उन्होंने ना चेंजेस लाए आर्टिकल 13 में और आर्टिकल 368 में। 368 अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। और आर्टिकल 13 क्या कहता है कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना सकती है अगर लॉ किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करता। तो इसमें ना चेंज कर दिया, इसमें चेंज क्या कर दिया कि पार्लियामेंट ना अमेंड कर सकती है कुछ भी, और आप हर चीज, और जो भी वो अमेंड कर रही है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ना कि कोई लॉ है, हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो केशवानंद भारती केस ने क्या कहा, ठीक है आप सही कह रहे हो, आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 24 अमेंडमेंट में इनडायरेक्टली पार्लियामेंट ये कहना चाह रहा था कि हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। तो फिर केशवानंद भारती केस को ऐसा लगा कि ये तो सेकुलरिज्म भी कर देंगे, फेडरलिज्म भी सब कुछ कर देंगे, ये तो यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो फिर केशवानंद भारती ने बोला कि ठीक है आप चेंज कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर नहीं कर सकते। तो फिर आगे पार्लियामेंट ने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो केशवानंद भारती केस ने बोला कि वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर अपने केसेस के थ्रू क्या होता है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन इट? नो मैम। क्लियर है ये? ठीक है, आप केशवानंद भारती केस तक पहुंच गए। लेकिन उस टाइम पे हमारी सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनको इस चीज से बिल्कुल भी, अब उनके लिए तो उनकी पावर नीचे हो गई और सुप्रीम कोर्ट की बहुत ऊपर हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हम बताएंगे तुम क्या चेंज करोगे। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, 39th अमेंडमेंट की और 42 अमेंडमेंट की। इंदिरा गांधी ने क्या किया, 39 अमेंडमेंट में उन्होंने कहा कि जो मेरे इलेक्शन हो रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर के या स्पीकर के, सुप्रीम कोर्ट उसको जज नहीं कर सकता। चाहे मैं गलत इलेक्शंस कराऊं, चाहे मैं वोट को खरीदूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और 42nd अमेंडमेंट में उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी पार्लियामेंट को अमेंड, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड कर सकती हूँ, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, क्योंकि मैं डीपीएसपी इंप्लीमेंट करना चाहती हूँ। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सोशलिस्ट लेडी थी, वो कुछ भी करना चाहती थी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। वो उनका आंदोलन था ना, गरीबी हटाओ भुखमरी हटाओ, इसलिए वो कुछ भी कर सकती थी डीपीएसपी इंप्लीमेंट करने के लिए। उन्होंने डीपीएसपी को ऊपर और फंडामेंटल राइट्स को नीचे, ठीक है, ऐसे कर दिया था उन्होंने, डीपीएसपी ऊपर और फंडामेंटल राइट्स नीचे। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी ने ये किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमने तुम्हें पहले ही बता दिया कि केशवानंद भारती केस आ चुका है, बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका है, आप ना ही अपने इलेक्शंस को वो कर सकते हो कि हम आपके इलेक्शंस चेक नहीं कर सकते, ना ही आप ये कह सकते हो कि मैं कुछ भी अमेंड करूंगी। इसलिए एक और केस आता है, मिनर्वा मिल केस एंड वमन राव केस, जिसमें वो ये बोलते हैं कि आप सब कुछ अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपके वो 2 पेजेस ऑफ बुक में सिर्फ इतनी सी कहानी है कि शंकर प्रसाद केस आया, गोलकनाथ आया, एक अमेंडमेंट आई 24th, फिर केशवानंद आया, फिर इंदिरा गांधी जी ने रिबेल होके ये चीजें करी 39 एंड 42, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इसको ठीक किया मिनर्वा एंड वमन राव केस में। क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन इट? नो मैम। आपको क्लियर है ना? ये आज हमारे 3 चैप्टर्स हो गए, प्रेम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर एंड अमेंडमेंट। आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं मैम। ठीक है, और आपने आज कम से कम आई थिंक छः छः क्वेश्चन करे हैं, 6 to 7 क्वेश्चन ऑफ पीवाईक्यूज, जो आपने सब नहीं करे हैं। उसमें से आपका सिर्फ एक वो लिबर्टी वाला ही गलत था। ठीक है, जी मैम। ओके। और सर हम सेशन एंड करें फिर? हाँ जी, हाँ जी, एंड कर देना सेशन। हाँ जी, हाँ जी। ठीक कंप्लीट है, हो चुका है आपका? हाँ जी, कंप्लीट हो चुका है मैम आपका? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो हम ठीक है, कल थैंक यू इसी मैम। टाइमिंग पे स्टार्ट करेंगे, 9 से लेके 11 बजे तक। ओके, तो आप प्लीज सभी टाइम पे ही रहना। ओके जी। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।